नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है संस्कार। सुमन आरव आने वाला है, उसकी फ्लाइट आ गई होगी, सब कुछ तैयार है ना। अरे फ्लाइट आई होगी तो भी इतनी जल्दी घर तक तो नहीं आ सकता, आधा घंटा लगेगा। उसकी पसंद का सब कुछ तैयार है, बस कपड़े बदल लेती हूँ। उसके साथ कोई और भी आ रहा है तो ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, कहकर सुमन जी साड़ी चेंज करने चली गईं। राजेश जी बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे और उनकी बेसब्री बढ़ती जा रही थी। आखिर पूरे 6 साल बाद उनका बेटा आरव कनाडा से वापस जो आ रहा था, पढ़ने के लिए गया था और अब तक एक बार भी मिलने नहीं आ पाया था, आज वापस आ रहा था अपनी पत्नी सुमन से। उन्होंने आरव की पसंद के पकवान बनवाए थे, मीठे से लेकर नमकीन सब उनकी पसंद का था। सुमन जी अंदर से कॉटन की खूबसूरत साड़ी पहनकर बाहर आ गईं और घड़ी की तरफ देखने लगीं। बार बार नज़र खिड़की से दिखने वाले मेन गेट की तरफ जा रही थी। इतने बड़े घर में केवल 2 पति पत्नी थे और एक नौकर भी था। आर्मी से रिटायर्ड राकेश जी ने आरव को हर वो सहूलियत दी थी जिसकी उसने चाहत की। आरव जो भी मांगता राकेश जी उसको पूरा करने का सपना देख लेते और पूरा करके ही मानते। उनका महंगे से महंगा सपना उन्होंने पूरा किया था, भले वो महंगी कार हो या विदेश जाकर पढ़ाई करना। आरव ने जो कहा था सब कुछ पाया था। मेन गेट पर जैसे कार की हेडलाइट चमकी, तुरंत राकेश जी ने आवाज़ दी, रमन बाहर आ जा। अपने नौकर रमन को आवाज़ देकर राकेश जी सुमन जी के साथ बाहर पहुंच गए। पीछे से रमन हाथ में थाली और माला लिए आया। रुकी हुई कार में से पहले आरव बाहर आया और ड्राइवर को पेमेंट देने लगा। उसके बाद उसने कार का दरवाज़ा खोला जिसमें से एक सुंदर गोरी और भूरे बाल वाली अंग्रेज लड़की बाहर निकली, जिसको देखकर राकेश जी ने मुस्कुराकर सुमन जी की ओर देखा और धीरे से कहा, लगता है सुमन इसी के बारे में बात कर रहा था हमारा आरव। सुमन जी भी हल्के से मुस्कुराई। रमन ने थाली सुमन जी को पकड़ाकर कार के कैरियर से आरव के बड़े बड़े सूटकेस उतार लिए। कार वापस चली गई और उसके जाते ही राकेश जी ने आगे बढ़कर आरव के गले में फूलों की माला पहनाकर कहा, वेलकम बेटा। पूरे 6 साल बाद वो उसको गले ही लगाने चले थे कि सुमन जी ने माला पहना दी। आरव ने मुस्कुराकर पीछे खड़ी इस भूरी बाली गोरी अंग्रेज लड़की को बुलाकर कहा, लिली मीट विथ माई केयर टेकर लाइफ पेरेंट्स एंड दिस इज ऑल इंडियाज होम। ये सुनकर राकेश जी का चेहरा उतर गया, मगर लिली ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया, जिससे उन्हें झूठी मुस्कान रखनी पड़ी। लेकिन अनपढ़ सुमन जी को आरव की कही बात समझ ही ना आई। आरव ने अपने आलीशान घर की तरफ इशारा किया और कहा, लिली दिस इज माई इंडियाज होम सो बिग यू नो। लिली मुस्कुराई और हाँ में सिर हिलाया। आरव ने आकर ना तो माता पिता के पैर छुए और ना ही उन्हें गले से लगाया। ये बात दोनों को ही खल गई। अंदर जाकर रमन ने पानी पिलाया और सोफे पर आमने सामने सब बैठ गए। सुमन जी से रहा न गया। उन्होंने कहा, बेटा 6 साल में सब भूल गए। आरव तुरंत समझ गया और उसने झट से उठकर दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गले से लगाकर कहा, आई एम सॉरी। लिली ने तुरंत पीछे से कहा, वाई यू सेइंग सॉरी टू देम। आरव ने मुस्कुराकर कहा, बिकॉज दे आर लाइफ पेरेंट्स एंड इंडिया यू नो फीट टचिंग एंड ऑल आई फॉरगेट दैट सो आई डिड। लिली ने कहा, ओह यार इट्स ओके, दे आर लाइक पेरेंट्स नॉट रियल पेरेंट्स। राकेश जी के अंदर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन लिली के कारण चुप थे। इसके बाद उन्होंने आरव को अंदर आने के लिए कहा। आरव अंदर आना, कुछ बात करनी है। आरव जानता था कि उसके पिता उससे क्या कहने वाले हैं। वो उनके पीछे पीछे लिली से वही बैठने को कहकर चला गया। राकेश जी अंदर जाते ही भड़क पड़े, ये सब क्या है आरव, कौन है ये? आरव ने झट से कहा, रिलैक्स पापा रिलैक्स, सी इज माई रूममेट एंड सी लव्स मी। राकेश जी ने उखड़ते हुए कहा, हिंदी आती है मुझे, अंग्रेज की औलाद। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसको हमारे बारे में सच्चाई क्यों नहीं बता? हमें उसके सामने अपना माँ बाप कहने में शर्म आती है क्या? आरव ने तुरंत कहा, जैसे कि उसका जवाब पहले से ही तैयार था। पापा, वो मेरे साथ पढ़ती थी और हम दोनों को प्यार हो गया। वो मेरे साथ शादी करके रहना चाहती है और वहाँ भी हम दोनों साथ ही रहते हैं। राकेश जी नाराज हुए, शादी के पहले ही तुम दोनों साथ रहते हो, कुछ अपने कल्चर का ख्याल है कि नहीं? आरव ने तुरंत कहा, पापा मेरी पूरी बात सुनिए। उधर पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं, तभी वो मेरे साथ एक ही रूम में रहती है, वहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम एक है। आरव चुप हो गया। राकेश जी ने कहा, ऐसा है तो शादी कर लो इसके साथ, लेकिन बिन शादी किए हम नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। आरव ने कहा, नहीं पापा, प्रॉब्लम कुछ और है। राकेश जी उसका चेहरा देखने लगे। आरव ने कहा, पापा उसको पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं है। अगर मैं कहता कि मेरे पेरेंट्स के साथ
रहना होगा तो वो मुझको छोड़ देती। राकेश जी ने कहा, वो सब कुछ माँ बाप से बढ़कर है क्या? ये अंग्रेज लड़की क्या हमसे बढ़कर है? आरव ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पापा बढ़कर तो नहीं, लेकिन वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो इंडियन नहीं है, लेकिन मुझसे प्यार भी बहुत करती है। तो मैंने आरव कहते कहते हकला गया। राकेश जी जोर से चीखे, मैंने क्या लगा रखा है? ठीक से बताओ। आरव ने कहा, पापा एक मौका दे दीजिए उसे, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तब तक केयर टेकर बनने का नाटक कर लीजिए जब तक उसे पता नहीं चलता। इसे जाने नहीं देना चाहता। पापा आज तक आपने मेरी हर इच्छा पूरी की है, प्लीज ये आखिरी है, ये भी कर दीजिए। राकेश जी सोच में पड़ गए कि क्या कारण और क्या ना करें। उन्होंने सुमन जी को बुलाकर सब बता दिया। तो उन्होंने कहा, तो हमें अपने ही बेटे के सामने रहते उससे दूर रहना पड़ेगा। आरव को खामोश देखकर राकेश जी ने कहा, सुमन ये एक मौका चाहता है, जब आज तक हर बात पूरी की है तो ये भी कर देते हैं। लेकिन आरव बेटा, ये आखिरी होगी, इसके बाद ये लड़की मानती है तो ठीक है, वरना इसको इसके देश भेज देना। आरव ने राकेश जी की बात पर हामी भर दी। अब सुमन जी रोज नई नई मिठाई और खाने की चीजें बनाती। कई बार लिली को खाना बहुत पसंद आता। वो तो कहती, आरव कैन बी विल हैव सी इन आवर हाउस ऐसे कुक। राकेश जी ये सुनकर तिलमिला गए और आरव को घूर कर देखने लगे। आरव ने बात को संभाल कर कहा, सी इज नॉट प्रोफेशनल, सी कुक्स फॉर मी ओनली। लिली मुस्कुराकर खामोश हो गई और फिर बोली, एक्चुअली सी कुक्स गुड, आई लव हर फूड। आरव को ये सुनकर अच्छा भी लगा, लेकर अपने पिता राकेश का खराब मूड देखकर उसका चेहरा उतर गए। एक दिन रात को कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, तभी लिली ने आकर पूछा, आरव व्हेन वी विल गो बैक? आरव ने धीरे से हिंदी में कहा, वही तो सोच रहा हूँ यार, क्या करूँ? अगर पापा से कहता हूँ तो पापा नाराज, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ, और अगर तुमसे कहा तो तुम नाराज, क्योंकि तुम मुझे वापस ले जाना चाहती हो। सबसे बड़ी बात यह कि मुझे भी वापस ही जाना है। बस अब समस्या ये है कि तुम सबको ये बताऊं तो कैसे बताऊं? लिली ने उसे हिंदी में बड़बड़ाते देखकर कहा, ओ आरव प्लीज टॉक इन हिंदी। आरव ने तुरंत कहा, आई एम ट्राइंग टू बुक टिकट्स बस नाउ नॉट अवेलेबल। लिली ने कहा, ओह ओके ट्राई टमेरो, आई एम गोइंग टू स्लीप, कम विद मी टू इट टमेरो, प्लीज कम। लिली की आवाज़ राकेश जी के कानों में पड़ गई और उन्हें अपने बेटे की चिंता होने लगी थी। जो बातें आरव ने कही थी वो उन्होंने नहीं सुनी थी। उन्होंने जाकर सुमन से कहा, सुमन पहले का दौर अच्छा था कि शादी के पहले एक दूसरे से 5 मिनट मिलने के लिए भी कितना इंतजार करना पड़ता था, और अब जब मिलते थे तो आवाज़ भी न निकलती थी। एक ये आज का दौर है कि लड़की खुद लड़के को शादी के पहले पास सोने को कहती है। आरव की शादी करा दे, फिर जो चाहे करे, वैसे भी एक दिन तो करनी ही है, यही सही। सुमन जो ज़्यादा जानती नहीं थी और ना ही राकेश जी से खुलकर उन्हें कुछ भी बताया था, कहने लगी, आप सही कहते हैं, अब शादी कर ही देनी चाहिए, नहीं तो हमारा बेटा अंग्रेज हो जाएगा, अब तो बच्चे भी अंग्रेज ही होंगे। कहकर सुमन जी जोर से खिलखिलाकर हंस दी, लेकिन राकेश जी खुलकर ना हंस सके, बल्कि उनके दिल में कुछ और ही चल रहा था। अपना ही बेटा धीरे धीरे दूर हो रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। आरव को अपने अगले दिन वापसी के टिकट्स मिल चुके थे, लेकिन वो राकेश जी को बताने से डर रहा था और ना ही लिली को बताया। लिली ने लैपटॉप खोलकर मेल चेक किया। वो जान गई कि टिकट्स बुक हो गए हैं। वो वापस जाने को लेकर बहुत खुश थी। उसने तुरंत ही सुमन जी को जाकर कहा, आंटी जी, आवर रिटर्न टिकट्स आर कन्फर्म्ड आफ्टर 15 डेज, वे विल गो बैक, कुक डिलीशियस फूड फॉर मी। ये सुनकर राकेश जी का पारा हाई हो गया। वो तुरंत आरव के पास गए। सबसे पहले उन्होंने कमरा अंदर से लॉक किया और फिर बोले, आरव ये सब क्या है? तुम वापस जा रहे हो? तुम तो वापस आ गए थे और यहीं जॉब करने वाले थे। आरव पहले तो हकला गया, मगर फिर संभलते हुए बोला, पापा वो क्या है ना, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि लिली के पापा हमारी शादी वहीं करवाना चाहते हैं। राकेश जी ये सुनकर माथा पकड़ लिए और फिर खुद को संभाल कर बोले, हमारे अरमानों का क्या? आरव उनका चेहरा देखता रह गया। बेटा तुझसे ये उम्मीद तो नहीं थी, अब तेरी माँ से क्या कहूँगा? राकेश जी के आंसू बह निकले और रोते हुए वो धम से कुर्सी में धंस गए। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे अपने सपने पूरे करने थे जो वहीं रहकर पूरे हो सकते थे, जिसके लिए उसे लिली से शादी करके वहीं का नागरिक बनने की ज़रूरत थी। उसने राकेश जी के पास जाकर धीरे से कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, एक बार मेरी शादी वहाँ हो जाए तो फिर मैं यहाँ आकर आपके कहे अनुसार धूमधाम से जैसे आप चाहेंगे वैसे शादी करूँगा, आपको और मम्मी को साथ भी ले जाऊँगा। राकेश जी ये बात सुनते ही आंखें फाड़कर उसकी ओर देखने लगे और बोले, और लिली से क्या कहेगा? उससे तो तू झूठ बोल चुका है ना कि ये मेरे केयर टेकर हैं। बोल क्या कहेगा उससे? तुझ में सच बोलने की हिम्मत है क्या? क्या केयर टेकर को अपना माँ बाप कहने की हिम्मत है तुझ में?
राकेश जी के सवालों ने उसको झकझोर कर रख दिया था और वो सोच में पड़ गया था कि हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लिली से क्या कहूँगा। अब आरव अपने मन में चल रहे सवालों से जूझ रहा था। तभी लिली की आवाज़ आई, आरव आरव, कैन यू लिसन मी, प्लीज ओपन द डोर। आरव के कानों में लिली की आवाज़ जैसे कोसों दूर से पड़ रही थी। दरवाजे पर खड़ी लिली की छटपटाहट उसकी आवाज़ में भी झलक रही थी। प्लीज आरव, लेट मी गो बैक, माई फादर इज वेरी सीरियस, ही इज नॉट ओके, प्लीज आरव ओपन द डोर। इस बार लिली रोने की आवाज़ आई तो आरव ने झटकर उठकर दरवाज़ा खोल दिया। लिली ने दरवाज़ा खोलते ही आरव को कंधों से पकड़ लिया और रोते हुए कहने लगी, आरव, आई वांट गो टू बैक, माई फादर इज नॉट ओके, आई वांट टू सी हिम। आरव ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा, ओके ओके, डोंट क्राई, वे विल गो बैक टुमारो। ये कहकर आरव ने उसको सीने से लगा लिया और राकेश जी भी रोते हुई लिली को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें अब लिली पर दया आ रही थी। पीछे से आई सुमन जी लिली के सिर पर हाथ फेर कर पूछने लगी कि वो क्यों रो रही है। राकेश जी ने उन्हें अकेले में जाकर सब बतलाया। सुमन जी ने कहा, बेचारी बच्ची अपने पिता के लिए रो रही है, भले वहाँ माँ बाप को कुछ नहीं समझते हों, लेकिन इसको रोते देखकर तो मेरा कलेजा मुँह को आ रहा है। राकेश जी ने कहा, सुमन, हमारा बेटा तो इन अंग्रेजों से भी गया गुजरा निकला, कम से कम ये अपने बाप के लिए चिंतित तो है, मगर हमारा बेटा तो हमें अपने माँ बाप कहने में भी शर्मा रहा है। सुमन जी ये सुनकर खामोश की चादर ओढ़ ली थी। अगले दिन फ्लाइट थी और सुबह सुबह उठकर लिली ने सारी पैकिंग कर ली थी। लिली ने आरव से कहा, आरव, प्लीज बुक द कार एंड आई एम जस्ट कमिंग बैक आफ्टर मीट टू आंटी एंड अंकल। लिली ऐसा कहकर सुमन जी के कमरे में चली गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसकी नज़र अचानक कमरे की दीवार पर पड़ी और वो देखती ही रह गई। बाहर खड़ा आरव टैक्सी बुक कर रहा था, लेकिन बुकिंग होने में समय लग रहा था। आधा घंटा हो गया था और लिली भी अंदर से वापस नहीं आई थी। तभी आरव ने आवाज़ दी, लिली लिली, प्लीज कम हियर फास्ट, टैक्सी इन कमिंग। लिली कई आवाज़ देने के बाद भी नहीं आई तो आरव खुद अंदर जाने लगा तो लिली सामने से आती दिखाई दी। लिली, कार इज देयर, लेट्स गो। लिली ने उसकी बाह पकड़कर कहा, डोंट यू बट टू मीट योर केयर टेकर। आरव लिली की ओर देखता रह गया और उसे टैक्सी में बैठने को कहकर अंदर चला गया। गैलरी में सामने से चलते हुए आ रहे सुमन जी और राकेश जी अपने आंसू पोंछ रहे थे। आरव ने पास जाकर पैर छुए तो दोनों एक कदम पीछे हो गए। आरव ने सिर उठाकर देखा और एक कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन दोनों फिर से कदम पीछे लेकर कहा, जाओ, लिली बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसा कहकर दोनों आरव के पीछे छोड़ते हुए गैलरी में आकर बाहर टैक्सी के पास आकर खड़े हो गए। अन्य पीछे के आकर कार में बैठ गया और दोनों की तरफ देखने लगा, लेकिन दोनों ने आरव पर एक निगाह भी नहीं डाली और टैक्सी ड्राइवर से कहा, आराम से चलाइएगा भैया। टैक्सी निकल चुकी थी और सुमन और राकेश जी अंदर आ गए थे। आरव सारे रास्ते अपने माता पिता के बारे में सोचता रहा और लिली अपने पिता के ख्यालों में खोई थी। दोनों की फ्लाइट उड़ान भरने की वाली थी कि आरव की आंखों में फिर से वही सपने तैरने लगे जो पहली बार फ्लाइट में बैठकर उसने खिड़की से झांकते हुए देखे थे। लिली सो चुकी थी और आरव अपने रंगीन सपनों में खोया हुआ था। उधर घर पर राकेश जी और सुमन जी आंखें सोने को तैयार न थी और दोनों ही खुली आंखों से छत को निहार रहे थे। तभी राकेश जी ने कहा, सुमन, अब आरव का इंतजार कभी मत करना, भूल जाओ उसको। सुमन जी रोते हुए अपने पति से लिपट गईं। उनका फबक फबक कर रोना देखकर राकेश जी ने खुद के आंसुओं को रोक लिया। आरव और लिली 16 घंटे बाद पहुंच चुके थे। लिली के पिता ने उसको लेने के लिए कार भेज दी थी। दोनों ही उसमें बैठकर घर के रास्ते पर आ रहे थे। लिली घर पहुंचते ही अपने पिता से मिली, जो कि काफ़ी ख़राब हालत में बेड पर लेटे थे। उन्होंने जल्दी से आरव से शादी करने की बात की तो आरव तैयार हो गया। आरव शादी को लेकर अंदर ही अंदर बहुत खुश था। अगले ही दिन चर्च में जाकर कुछ रिश्तेदारों की मौजूदगी में उन्होंने आरव और लिली की शादी ईसाई रीति रिवाजों से करवा दी। अब दोनों पति पत्नी बन चुके थे और इंडिया में बैठे आरव के माता पिता की दुनिया जैसे कि लौट ही चुकी थी। अभी वो नहीं जानते थे कि दोनों की शादी हो चुकी है। अब दिन उदासी में बीत रहे थे। राकेश जी और सुमन जी ने अब तक एक बार भी आरव को कॉल नहीं किया था और न ही आरव को एक बार अपने माता पिता की याद आई। वो तो अपनी ही दुनिया में मगन था। लिली के पिता ने शादी होते ही अपनी काफ़ी जायदाद आरव के नाम कर दी थी, जिसमें एक लग्जरी कार थी और बैंक बैलेंस भी था। आरव शादी करते ही वहां का नागरिक हो गया था, जिसकी खुशी में उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अब आरव के दिन जल्दी जल्दी गुजर रहे थे और उसके माता पिता गहरे सदमे से गुजर रहे थे।
बीते 6 महीने में उसकी एक फोन कॉल नहीं आई। सुमन जी फिर भी उसके फ़ोन की राह देखती थीं और राजेश जी ये बात अच्छी तरह समझते थे। वो कहते थे, सुमन क्यों उस बेमुरम्मत की राह देखती है? उसने चाहे जितने वादे किए हों, लेकिन मुझे एक पर भी भरोसा नहीं है, वो कभी वापस नहीं आने वाला। लेकिन सुमन जी का दिल ये कभी नहीं मानता, नहीं होता। एक बार आरव के पास सुमन जी का रोते हुए कॉल आया कि राकेश जी की हालत बिगड़ गई और वह कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है। हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और अब इलाज में लगाने के लिए पैसे ही नहीं थे। आरव ने उनको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने की सलाह दी और कहा कि घर बेच दें। सुमन जी ये बात सुनकर दंग रह गईं और उन्होंने अपने बेटे को खूब खरी खोटी सुनाई। आरव कुछ देर तक तो सुनता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने सुमन जी से कहा, मैं इंतजाम करता हूँ और कुछ दिन में इंडिया आता हूँ। जैसा मैं कहूँ आप वैसा ही कीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा, पैसे भी मिलेंगे और रहने के साथ साथ इलाज भी हो जाएगा। फ़ोन कटते ही लिली जो पीछे खड़ी सुन रही थी उसने पूछा, व्हाट हैपन आरव? आरव ने कहा, माई केयर टेकर इज नॉट वेल, सो आई एम गोइंग टू सेल माई हाउस। आई हैव गो टू इंडिया फॉर सम डे। लिली ये सुनकर ध्यान से उसका चेहरा देखने लगी। एक सप्ताह बाद आरव की फ्लाइट थी और एक दिन पहले वो बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने लिली से कहा, लिली दिस इज वेरी बिग डे फॉर मी। लिली भी बदले में मुस्कुराई और उसको बेस्ट ऑफ लक कहा। 2 दिन बाद वह इंडिया में मौजूद था। उसने सुमन जी से बात की और राकेश को कहीं ले जाने के लिए सारे इंतजाम कर दिए। सुमन बिना जाने उसकी हर बात मानती जा रही थी। 3 दिन बाद सुमन जी और राकेश जी को उसने कुछ सामान के साथ लेकर कार में बैठा और चल पड़ा। 2.5 घंटे बाद कार जहां रुकी वो जगह सुमन जी बड़े ध्यान से देख रही थी। बाहर से बहुत घर नजर आ रहा था जिसमें बड़े से मैं गेट से अंदर होकर जाना था। और चौकीदार की मदद से दोनों को अंदर ले गया। राकेश जी चलने की हालत में नहीं थे। उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर वो अंदर ले गया। ऑफिस में ले जाकर उसने कागजों पर कई जगह साइन किए। सुमन जी ने इसके बाद पूछा तो उसने कहा कि इस जगह पापा का इलाज भी होगा और रहना खाना भी मिलेगा। ये सुनकर सुमन जी खुश हो गईं। इस उम्र में उनके लिए राकेश जी की देखभाल करना मुश्किल हो रहा था। आरव उन्हें छोड़कर बाहर चला गया और उधर दोनों को उनका कमरा दिखाया गया जिसमें एक बेड और मौजूद था। ये सुमन जी को अजीब लगा तो उन्होंने वहां से एक जाती हुई महिला से पूछा तो उसने कहा कि यहाँ सब ऐसे ही रहते हैं, वृद्धाश्रम में कौन भला अलग अलग कमरा देता है। सुमन जी सुनकर चौंक गई, बोली, ये वृद्धाश्रम है क्या? उस महिला ने हाँ में सिर हिलाया तो सुमन जी बेहोश होते बची। सुमन जी तुरंत बाहर की तरफ भागी। अपने छोड़कर जाते हुए बेटे को रोकने के लिए उन्होंने कदमों को पंख लगा दिए थे और वो तेज गेट पर पहुंच गई। चौकीदार ने अंदर आने के लिए कहता और वो अनसुना कर इधर उधर देखती रही, लेकिन बाहर कोई नहीं था और आरव जा चुका था। उन्होंने हाथ में पकड़े फ़ोन आरव को कई बार फ़ोन किया, लेकिन आरव ने फ़ोन नहीं उठाया। बाहर खड़ी सुमन जी फूट फूट कर रो रही थी। तभी टन आवाज आई। उन्होंने निगाह उठाकर देखा तो 4 लोग सामने दीवार पर एक बोर्ड लगा रहे थे। सुमन जी ने जैसे ही देखा तो उनके होश ही उड़ गए, वृद्ध शरणाश्रम। सुमन जी ये देखकर गुस्से से चीख उठी, ये कहाँ से आ गया? धोखा हुआ है हमारे साथ, ये बोर्ड दिन में नहीं था। उन्होंने जैसे ही चौकीदार को देखकर कहा तो उसने जवाब दिया कि अम्मा ये नया बोर्ड बनने गया था, पुराना बोर्ड हटवा दिया था क्योंकि वो आंधी में गिरकर टूट गया था। सुमन जी के पैरों तले जमीन ही निकल गई। उन्होंने सोचा कि अगर ये बोर्ड दिन में लग गया होता तो हम अंदर घुसते ही नहीं। आरव हमें यहाँ बेसहारा छोड़कर जा ही नहीं पाता। परिस्थितियों को कोसती हुई सुमन जी रोते रोते जमीन पर गिर गई थी। चौकीदारों ने उठाकर अंदर ले गए। राकेश जी तब से अंदर बिस्तर पर लेटे हुए उनकी राह देख रहे थे, लेकिन इस हालत में आने पर वो परेशान हो उठे। होश में आने पर सुमन जी ने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, किस्मत ही खराब है सुमन, वरना इकलौती औलाद यूं छोड़कर न चली जाती। दोनों बैठे आंसू बहा रहे थे और अगले दिन आरव ने अपने आलीशान घर की नीलामी कर दी। बदले में इतना अच्छा पैसा मिलता देखकर आरव की आंखें चौंधिया रही थी। उसने मन में सोचा, लिली अब मैं भी तुम जैसा अमीर हूँ, अब कुछ भी हो लेकिन मुझे इस पैसे को कई गुना बढ़ाना है। आरव सब कुछ बेचकर कनाडा वापस लौट गया था। लिली उसे वापस देखकर खुश हुई। आरव ने उसे घर बेचकर मिले पैसे के बारे में बताया और कहा, नाउ आई एम रिच टू मेक। लिली आंखें फाड़े उसको देख रही थी। 2 महीने बाद लिली के फादर की मृत्यु हो गई। उन्होंने जाने के पहले कुछ पेपर बनवाए जिन पर आरव के भी साइन ले लिए। आरव ने बिना देखे उन पर साइन कर दिए। उसे लगा कि उनकी जायदाद में से शायद कुछ और भी ऐसा बचा था जो अब उसके और लिली के नाम किया जा रहा था, जिसकी आरव के चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। लिली के फादर की मृत्यु के 1 हफ्ते बाद आरव ने जॉब छोड़कर एक बिजनेस शुरू करने का विचार बनाया और जॉब छोड़ दी। इसके बाद उसने जब लिली से इस बारे में बात की तो उसने कहा, टॉक विद द लायर।
आरव ने लिली के लॉयर से उसके बारे में बात की तो उसने कहा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट परमिशन ऑफ लिली, यू हैव टू फर्स्ट टॉक विद लिली। आरव का तो जैसे दिमाग ही सुन्न हो गया। उसने कहा कि लिली क्यों मना करेगी, वो पूछ कर ही तो आया है। तो लॉयर ने कहा, गिव मी द रिटन परमिशन विथ मैरिज सिग्नेचर। अब तो आरव के पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। उसे जाने क्यों लग रहा था कि लिली उसे परमिशन नहीं देगी। उसने जाकर लिली से बात की मगर वही हुआ जिसका डर था। लिली ने कहा, डू एनीथिंग ऑन योर रिस्क एंड मनी। आरव को जैसे काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। वो जॉब छोड़ चुका था और अपने हाथों से इस्तीफा देकर आया था। अब दोबारा जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। इंडिया में घर बेच चुका था, अब यहाँ अपना कुछ नहीं था। लिली का सब कुछ बस लिली का ही था। वो पैसा उसको इंडिया का घर बेचकर मिला था। वो अभी तक कनाडा के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। इतना सारा पैसा एक साथ नहीं आ सकता था, उसके लिए टाइम लगना था। कुल मिलाकर आरव अब लिली पर डिपेंड था। लिली का बदलता व्यवहार आरव को सोचने को मजबूर कर रहा था। लिली ने उसको पैसे देना और उसकी परवाह करना छोड़ दिया था। आरव कोई जॉब भी नहीं ढूंढ पा रहा था। उसने एक दिन तंग आकर बीबी से कहा, लिली आई वांट टू गो इंडिया, प्लीज टू मी फेवर, प्लीज बुक माई टिकट, प्लीज आई बैक टू यू प्लीज। आरव हाथ जोड़े खड़ा था। लिली ने हामी भर दी और उसकी इंडिया की टिकट बुक कर दी। 4 दिन बाद आरव की फ्लाइट थी और अपने कमरे में बैठा खुद से कह रहा था, लिली अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, वापस कभी नहीं आऊँगा। तुम पर विश्वास करके मैंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली। आरव अपने दोनों सूटकेस उठाकर निकल गया था। एक दिन बाद वो इंडिया में था और जाते ही वो पहले उस वृद्धाश्रम में गया जहाँ कुछ महीने पहले अपने माँ बाप को छोड़ गया था। वहाँ जाकर पूछा तो पता चला कि वो किसी के साथ वापस चले गए। उनके घर से कोई उन्हें लेने आया था। आरव के पूछने पर भी वो लोग कहाँ गए इस बात का पता न चला। आरव हैरान परेशान इधर उधर भटक रहा था। इसे कैसे भी उनके ठिकाने का पता चला। वो रोता हुआ इधर उधर भटक रहा था और मन ही मन कह रहा था, लानत है मुझ जैसी औलाद पर। माँ मुझे माफ़ कर दो, ऐसी हालत में पापा को मैंने यहाँ लाकर पटक दिया। आरव ये सोचकर परेशान था कि आखिर इन दोनों को कौन ले गया होगा, किसके साथ और कहाँ गए होंगे। कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं था कि जिससे कुछ उम्मीद होगी। आरव हार कर पेड़ के नीचे सड़क पर बैठ गया था और अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक की कहानी उसकी आंखों के आगे घूमने लगी थी। अपने माता पिता के प्यार के बदले उन्हें ठोकरें दी थी। काफ़ी देर तक ख्यालों में गुम रहने के बाद वो उठा और अपने घर के लिए जाने वाली बस में बैठ गया। सारे रास्ते उस घर का ख्याल आता रहा जिसके आंगन में वो बड़ा हुआ था, जिस घर में उसकी माँ सुमन जी उसके पीछे खाने की जिद करती हुई दौड़ लगाती थी। वो घर भी तो पिता की छाया के समान था। आरव तूने उसे कैसे बेच दिया, अपने माँ बाप से उनका दीप छीनते हुए? क्या तेरा दिल नहीं कांपा? आरव के दिल जैसे ही ये ख्याल आया इतने आरव के मन को झकझोर कर रख दिया। आरव बुदबुदाया, हाँ पापा का दिल तो था ही, वो घर पापा की जान, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, धिक्कार है मुझ जैसी औलाद पर। आरव खुद को ही भला बुरा कह रहा था। जब आरव 2.5 घंटे के बाद अपने घर के बाहर पहुंचा तो सामने उसी चौकीदार को देखकर हैरान हो गया। तुम अब भी यही काम करते हो? सलाम साहब कहकर वो मुस्कुराया और अपने गेट खोल दिया। आराम के कदम खोले, गेट को देखकर ठिठक गए। उसने मन में सोचा, क्या करूं, अंदर जाकर इसका नया मालिक मुझे घुसने ही कहाँ देगा। लेकिन अगले ही पल फिर मन में आवाज़ दी, मान आरव अंदर जाकर ये आखिरी बार अपने घर को देख ले, क्या पता बाद में मौका मिले ना मिले। अभी तो ये चौकीदार पुराना वाला है तो आरव को जाने दे रहा है, वरना कोई और होता तो अंदर ना जाने देता। आरव ये सब दिमाग में आते ही कदम आगे बढ़ा दिए और आराम से अंदर घुसा तो आवाज़ें कान के में पड़ी। सुनकर चौंक गया और फिर ड्राइंग रूम में खिड़की खुली देखकर वहां जाकर चोरी से अंदर देखने की कोशिश करने लगा। 3 लोग बैठे दिखाई दे रहे थे लेकिन उनकी पीछे होने के कारण नहीं दिख रहा था। एक लड़की थी जिसके मुस्कुराने की आवाज़ सुनकर बार बार कुछ याद आता। तभी कुछ दिमाग में कौंधा, कहीं ये लिली तो नहीं? हाँ यह तो लिली ही है। आरव ने कदम खिड़की से आगे की ओर चलते हुए ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। तेजी से अंदर घुसते हुए जोर से चिल्लाया, लिली लिली आर यू हियर? लिली वाकई सामने खड़ी थी लेकिन दोनों लोग कहाँ चले गए थे? आरव ने इधर उधर देखकर तमतमाते हुए कहा, कहाँ गए वो लोग जिनसे बातें कर रही थी? वेयर दे आर यू वर टॉकिंग विद? वेयर दे आर? आरव दांत पीसता कसकसाया हुआ था लेकिन लिली सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। लिली ने कहा, क्या तुम्हें नहीं जानना कि मैं यहाँ क्यों हूँ? लिली को हिंदी बोलते देखकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लिली ने हंसकर कहा, यू आर शॉक्ड ना कि मैं हिंदी कैसे बोल रही हूँ? तभी लिली ने कहा, आ जाइए। अंदर जाने वाले दरवाजे से अपने माता पिता को आते देखकर आरव दंग रह गया।
कहाँ कहाँ ढूंढ कर नहीं आया था इनको, और ये यहाँ कैसे आ गए। तमाम सवाल एक साथ दिमाग को हिला रहे थे। आरव की माँ ने कहा, बेटा लिली ना होती तो हमारा घर हमें कभी नहीं मिलता। तू तो उस दिन हमें छोड़कर जा रहा था, लेकिन पीछे से लिली आ खड़ी हुई और इसने दीवार पर लगी तेरे बचपन से लेकर जवानी तक की तस्वीरें देखी। मैं से पूछी तो इसने पूछा कि ये आरव है क्या। तब तेरे पापा ने इसको वो सच्चाई बताई जो तूने इसको कभी बताई ही नहीं थी। तेरे पापा ने इसको प्यार से सब समझाया, जिससे इसका तुझ पर गुस्सा शांत हो गया। लेकिन तेरे पापा तुझसे मतलब नहीं रखना चाहते थे। इसके खिलाफ जाकर मैंने तुझे इनकी बीमारी के लिए फ़ोन किया था। पहली बार लिली ने फ़ोन उठाया था, उसने मैंने सारी बात बताई। उसके बाद उसने दोबारा कॉल करने को कहा और तुझसे बात करने को कहा, लेकिन तूने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लिली सब जानती थी, और जब तू इंडिया आया तो वो भी पीछे से आ गई। ये घर उसने खरीदा जो तुझे पता तक नहीं चला। तू हमें आश्रम में छोड़ गया और उसने हमें हमारा घर वापस दिया और अपने पैसे से तेरा पापा का इलाज भी करवाया। हमारी तो सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी, कुछ तेरी पढ़ाई और विदेश जाने में और कुछ बीमारी में। लिली ना होती तो तेरे पापा शायद जिंदा ना होते। ये सुनकर आरव चिल्लाया, ऐसा मत कहो मम्मी, प्लीज़ ऐसा मत कहो। मुझे एहसास हो गया कि लिली बीच में बोल पड़ी, पहली बार इंडिया आई तो आरव तुम्हारी मम्मी ने मुझको हिंदी सिखाया। जब मेरे डैड चले गए तो मुझे पेरेंट्स की वैल्यू समझ आई और मैंने इन्हें न खोने का फैसला किया। हम तो शुरू से ही ऐसे माहौल में बड़े हुए, सो पेरेंट्स की वैल्यू नहीं जानते थे। लेकिन तुम तो इंडिया में इतने अच्छे पेरेंट्स के यहाँ होते हुए तुम ऐसे कैसे हो गए। पैसे और अपने ड्रीम्स के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर चले गए। लिली ने टूटी फूटी हिंदी में आरव को खूब अच्छे से सुनाया। सामने खड़े राकेश जी अब तक खामोश थे। सबके बोलने के बाद उन्होंने कहा, अभी तक तुम आए तो हमने तुम्हें मेन गेट से आते देख लिया था और खिड़की पर खड़े होकर चोरी से हमारी बातें सुनते भी देखा था। आज क्या हालत हो गई तुम्हारी कि अपने ही घर में तुम्हें चोरी से आना पड़ा। अंग्रेजों से भी गए गुजरे हो गए तुमसे अच्छी तो ये बच्ची है जिसने बहू होने का फर्ज अदा किया। बेशक इसकी परंपरा हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन निभाने में तो इसने तुमको भी पीछे छोड़ दिया। आरव के होठ सिल चुके थे और अब कहने को कुछ नहीं था। उसने जिंदगी में जो पाया था वो सब खो दिया। आज रिश्ते भी मुट्ठी से बाहर थे, कोई अपना नहीं था। फिर भी उसने हाथ जोड़कर कहा, पापा माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन सच कहता हूँ कि अब मैं आपके लिए ही इंडिया वापस आया था। राकेश जी जोर से चीखे, लेकिन लिली को छोड़कर धोखा देकर आए थे, जिससे शादी की उसको धोखा दे रहे थे। आरव की आंखें ये सच जानकर फटी रह गईं। तभी लिली ने कहा, आरव मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो तुम्हारा मुझसे बात करने का तरीका बदल गया था। तुम्हें एक दिन मैंने कमरे में बोलते सुना था कि इंडिया जाकर कभी लिली के पास वापस नहीं आऊँगा। आरव सुनकर दंग था। इसने अब सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका इस सच इस तरह सामने आएगा। अब वो नजरें नीचे किए शर्मिंदा खड़ा हुआ था। तभी राकेश जी ने उसको थप्पड़ मारा और कहा, बचपन से लेकर बड़े होने तक कभी मैंने तुझे हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन आज बहुत अफसोस है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तुम इसके ही काबिल थे। आरव रोता हुआ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और तीनों के सामने खड़े खामोशी से उसको देख रहे। उसने अपनी माँ के पांव पकड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन सुमन जी ने कहा, आरव तुझ जैसी औलाद पैदा करने का दुख है मुझे। अब जा यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। यही बात राकेश जी ने भी दोहराई। आरव ने सबके चेहरों को ओर देखा और अंत में लिली की तरफ देखकर कहा, लिली क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। इस बार आरव दहाड़ मार मार कर रोया और बेतहासा रोकर माफ़ी मांगने लगा। लिली से उसका रोना देखा न गया। उसने कहा, आरव तुम्हें फिर से सबके दिल जीतने होंगे, साथ में मेरा भी। आरव ने हाथ जोड़कर थैंक यू कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगा लिली, मम्मी पापा, मैं फिर से अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। इसके बाद आरव को लिली ने भी जाने के लिए कह दिया। आरव वहां से खड़ा होकर बाहर निकल गया, लेकिन अब एक आशा थी कि वो फिर से सबका दिल जीतेगा। कैसे लिली से सबको अपना बना लिया था। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।